नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सुपर 100 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लैट का सब टॉपिक सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था? जीएस, जीके, जीएस और करंट अफेयर वाला हमने टॉपिक देख चुका था। यानी 50 तक हम क्वेश्चन देख चुके थे और 50 यानी 51 से लेकर 75 तक के जो क्वेश्चन है वो हमारे मैथ के हैं। तो उसको हम लोग मैं रखा हूँ सबसे लास्ट में उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैथ का जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन में करते हैं। और ये जो हमारा सोशल साइंस का टॉपिक है, तो सोशल साइंस जो होता है उसको हम वन लाइनर में कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। 76 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र 10% से भी कम है? समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कृषि के बारे में बोल रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 10% से कम में कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो अरुणाचल प्रदेश है इसका सही उत्तर। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में वन आच्छादित राज्य है और वहां पर क्या है, बहुत सारे जंगल हैं और जंगल के साथ पर्वतें हैं। ठीक है, तो उसके वजह से वहां पर 10% से कम में वहां पर कृषि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए शुष्क और गर्म, ऑप्शन नंबर बी गर्म और आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी शीत और शुष्क, ऑप्शन नंबर डी शीत और आर्द्र। तो इसके लिए क्या होता है कि गर्म और आर्द्र होना चाहिए वहां का, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे चावल के बारे में बोल रहा है इसका मतलब धान। धान की खेती कब की जाती है? धान की खेती के लिए सबसे आवश्यक चीज दो तीन चीज होता है। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए, पहला चीज। ठीक है, यानी 20 से 25 के आसपास, यानी उससे अधिक होना चाहिए टेम्परेचर। और आपकी जो वर्षा है यानी पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए और टेम्परेचर भी यानी तापमान भी ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे में हमको कौन सा उत्तर मिलता है? और हमारा जैसे पता होगा आपको कि चावल यानी धान की जो खेती होती है वो कब की जाती है? जुलाई उलाई के आसपास, क्योंकि जुलाई में अच्छा खासा क्या होता है, पानी बरसता है और उसी टाइम पर हमारा टेम्परेचर भी काफी ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं पहला शुष्क और गर्म। तो शुष्क शुष्क तो हमारा होगा नहीं, यानी ड्राई नहीं होगा। ठीक है, गर्म होगा, सही है, गर्म होना चाहिए। और गर्म और आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर शीत और शुष्क, शीत भी नहीं होगा, शीत और आर्द्र ये भी नहीं होगा। तो अगर एलिमिनेट भी हम लोग करके इसको सॉल्व करें तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, यानी गर्म और आर्द्र, हॉट एंड वेट, यानी भीगा हुआ और एकदम गर्म रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में आदिम कृषि के बारे में सही सुमेलित जोड़ी का आपको चयन करना है। यानी इसमें से ऐसा बताना है कौन से का जो सुमेलित है वो सही है। दहिया मध्य प्रदेश, कुमारी झारखंड, खिल आंध्र प्रदेश, कुमान कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सही पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दहिया मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 79 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रधान कृषि है? तो इसमें श्रम प्रधान कृषि के बारे में बोल रहा है, तो गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, आदिम निर्वाह कृषि या वृक्षारोपण कृषि। तो इसमें श्रम प्रधान यानी जिसमें श्रम अच्छा लगता है तो क्या होता है कि गहन निर्वाह कृषि होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। मैग्नीज खनिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज एक लौह खनिज है, ऑप्शन नंबर सेकंड लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ऑप्शन नंबर सी इसका धारवाड़ क्रम से संबंध है, ऑप्शन नंबर फोर मध्य प्रदेश मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें भी बोल रहा है कि दो ऑप्शन, मतलब दो तरीके से हमारा जो सत्य असत्य आपको चुनना है, कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि केवल एक, दो और तीन, यानी मैग्नीज एक लौह खनिज है और इसी तरीके से। ठीक है, अगला बोल रहा है कि केवल दो और तीन। इसके बाद सी नंबर बोल रहा है दो और चार। डी नंबर बोल रहा है एक और चार। तो अब अगर मैग्नीज के बारे में बोल रहा है तो मैग्नीज एक लौह खनिज है, तो एक गलत है।
ठीक ना, मैग्नीज एक लौह खनिज नहीं है। तो हमारा ए एक नंबर यहाँ होगा वो गलत हो जाएगा, ए और डी हमारे कट गए। अब देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है कि लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका धारवाड़ क्रम से संबंध है। धारवाड़ क्रम मतलब क्या हो, चट्टानों का एक प्रकार होता है, तो उस बोल रहा है कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों से इसका संबंध है। अगर मान लीजिए इसको नहीं भी मालूम तो आप यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा मैग्नीज में अग्रणी राज्य है। तो हमारा जो चौथा नंबर है वो भी गलत है, चौथा नंबर गलत कर देते तो हमारा बचता है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, यानी केवल 2 और 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, 81 नंबर क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें हमको इस स्टेटमेंट के बेस पर से हमारा सही उत्तर बताना है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूर दराज के एक गांव में छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर रोज 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। क्यों दूर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके इलाके में कोई स्कूल नहीं है। उन्हें सुबह 6 बजे बाहर जाना पड़ता है। सर्दियों में तो यह और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइटें भी नहीं होती। इस स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है, आपको बताना है कि ये जो स्थिति बनी है ऐसी, तो इसका क्या कारण है कि ऐसी स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर हमको मिलता है ए नंबर कि असमान आय वितरण। ऑप्शन नंबर बी कोई सतत विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में कम है, या सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। अब देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि दूर दराज गांव में बच्चों को स्कूल के बारे में बोल रहा है और क्या बोल रहा है कि स्ट्रीट लाइटें के बारे में, दो चीज है। अब जो हमारा स्कूल है और स्ट्रीट लाइटें हैं, तो क्या इससे आय से संबंधित है या फिर ये सार्वजनिक चीजें हैं, क्योंकि स्कूल होता है तो उसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ये सार्वजनिक चीज से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि स्कूल अगर रहता मान लीजिए वहां पर अगर आसपास नहीं है, इसका मतलब क्या है, सार्वजनिक ढांचा हमारे पास नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा रहता है कि स्कूल है, कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ आय से संबंधित हो जाता है कि जिसके पास अच्छा आय है वहां पर बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, जिसके पास अच्छा नहीं है वो वहां पर नहीं जा रहे हैं पढ़ने। तो आय का असमान वितरण तो नहीं होगा, कोई सतत विकास नहीं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर सतत विकास के बारे में बोल रहा है, यानी विकास इसके बारे में बोल रहा है, विकास हुआ हो भी सकता है लेकिन सतत विकास नहीं है। प्रति व्यक्ति आय कम है, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी जो गांव है या फिर कोई भी शहर है, तो वहां पर सभी व्यक्तियों का जो आय है वो एक समान होता नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय कम है ये कहना मुश्किल है। लेकिन सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है ये हमको साफ दिख रहा है, क्योंकि सार्वजनिक चीजें हमारे स्कूल है और स्ट्रीट लाइटें हैं, जिसका वहां पर उस गांव में अभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। किसी देश में एक सब्जी बेचने वाले की मासिक आय 5,000 रुपए है, लेकिन उसी देश में एक आईटी प्रोफेशनल की मासिक सैलरी 1,25,000 है। देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 68,000 रुपए है, यह क्या दर्शाता है। अब यहाँ पर आपको समझने योग्य बातें हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि देश में आय असमान है, देश में उच्च प्रति व्यक्ति आय है, देश समृद्ध है, देश में उच्च आय एवं निम्न आय में अंतर नहीं है। तो हम लोग चलिए डी नंबर से ही देखते हैं। तो बोल रहा है कि देश में उच्च आय एवं निम्न आय में अंतर नहीं है, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि आप देखिए ये निम्न आय है, निम्न आय कितना 5,000, उच्च आय कितना है 1,25,000। अब 1,25,000 और 5,000 में फर्क है या नहीं है, तो है, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। देश समृद्ध है, अगर समृद्ध देश रहता तो ऐसा स्थिति ना होता कि ये इतना पा जा रहा है और इतना कम पा रहा है, तो फिर ये और ज्यादा पाता। ठीक है, तो ये भी सही नहीं होगा, देश समृद्ध भी नहीं है। देश में उच्च प्रति व्यक्ति आय है, अगर उच्च प्रति व्यक्ति आय रहता तो ये जितना मान लीजिए 1,25,000 पा रहा है, तो ये कम से कम तो आपका 1,00,000 के आसपास या 80,000 या 50,000 के आसपास से पाता। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, देश में प्रति व्यक्ति आय भी नहीं है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर ए बचता है, देश में आय में असमानता है। तो अब देखिए असमानता तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि 5,000 और 1,25,000 में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि देश में असमानताएं हैं।
मैजनी के द्वारा प्रचारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए मिलता है राजशाही का विरोध और लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थन। राजशाही के तहत स्वतंत्र और स्वतंत्रता की स्थापना करना, 39 राज्यों के अधीन जर्मन परिसंघ का विघटन, समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों की सेंसरशिप। तो यहाँ से देखिए तो एक गलत हो गया, 39 राज्यों के अधीन जर्मन परिसंघ का विघटन गलत, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसको एकीकरण किया था, विघटन नहीं किया था। राजशाही के तहत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की स्थापना करना, ये भी गलत है। ठीक है, राजशाही का विरोध करना और लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थन करना, ये जो मैजनी थे तो उनका एक क्या था, कथन था। ठीक है, यानी उनके विचारों के संबंध में उनका विचार ऐसा था कि राजशाही का वो विरोध करते थे और लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थन करते थे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।